नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सरकारी विभागों में आउटसोर्स संविदा, दैनिक वेतन, वर्क चार्ज, कार्य प्रभारित, नियत वेतन, अंशकालिक और रात तदर्थ कर्मचारियों की भर्ती पर रोक से इस तरह की सेवा शर्तों के तहत पहले से कार्यरत कर्मचारियों की सेवाओं पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने स्पष्ट किया है कि इस रोक का आशय मात्र भविष्य में होने वाली भर्तियों से है। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने बताया कि उक्त शासनादेश में स्पष्ट किया गया है कि भविष्य में रिक्त स्थानों पर अब मात्र नियमित भर्तियां ही की जाएंगी। मुख्य सचिव ने कहा है कि कोई भी शासनादेश पिछली तिथि से लागू नहीं होगा। इस कारण इस शासनादेश का असर भी आगामी भर्तियों पर होगा। पहले से कार्यरत कर्मचारी इससे प्रभावित नहीं होंगे। सभी विभाग इसी क्रम में शासनादेश का पालन सुनिश्चित करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य सेवक संवाद के तहत स्टार्टअप संवाद कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस दौरान उन्होंने राज्य भर में, आपको बताते चले कि आज स्टार्टअप को बढ़ावा देने वाले लोगों से संवाद किया और उनके महत्वपूर्ण सुझाव को सुना। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने उन्नत उत्तराखंड नामक पुस्तक का विमोचन किया और विभिन्न स्टार्टअप पर आधारित स्टॉल का अवलोकन भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने आगामी 5 वर्षों में प्रत्येक जनपद में एक इनोवेशन सेंटर की स्थापना की है और 1000 स्टार्टअप तुरंत तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। और आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले देहरादून से बड़ी खबर आपको बता दें। चारधाम यात्रा की तैयारी तेज हो चुकी है। ऑफलाइन पंजीकरण आज से शुरू हो चुका है। तीर्थयात्री करा सकते हैं ऑफलाइन पंजीकरण। 40% ऑफलाइन किए जाएंगे पंजीकरण और ऐसे में 21.55 लाख तीर्थयात्री ऑनलाइन करा चुके हैं पंजीकृत और ऐसे में आज से ऑफलाइन पंजीकरण शुरू हो चुका है। यानी कि अब तक आप इंतजार कर रहे थे कि ऑफलाइन पंजीकरण कब होगा, तो देखिए आज से जो है ऑफलाइन पंजीकरण की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुका है। पहले से भी देखिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किए जा रहे थे, लेकिन अब ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो करने शुरू किए जा चुके हैं। 40% तक देखिए ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन होने वाला है और ऐसे में 30 अप्रैल से आपको बता दें कि चारधाम यात्रा की शुरुआत हो रही है। उससे पहले सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और आपको बता दें कि ऐसे में अब तक ऑनलाइन पंजीकरण लगातार लोग करा रहे थे, लेकिन आज से अब ऑफलाइन पंजीकरण की जो तैयारी है वो शुरू हो चुकी है। आप ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और वहीं जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तानी हिंदुओं का चारधाम यात्रा में आने का रास्ता बंद हो गया है। जी हां, आपको बता दें केदारनाथ, बद्रीनाथ और गंगोत्री और यमुनोत्री धाम की यात्रा करने के लिए पाकिस्तान से 77 लोगों ने पंजीकरण कराया है। इस बार चारधाम यात्रा के लिए यूनाइटेड स्टेट, नेपाल और मलेशिया से सबसे अधिक तीर्थयात्रियों ने पंजीकरण कराया है। बता दें कि 30 अप्रैल से शुरू हो रही चारधाम यात्रा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण का आंकड़ा 21 लाख पार हो चुका है। इससे विदेशी जो है यात्रियों की संख्या पंजीकरण है। गर्तांगली हमने 2 उसके तरीके ढूंढे हैं। एक तो ऑल ट्रेन व्हीकल का रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगा, वो चारधाम यात्रा नहीं कर पाएंगे, ये हमने निर्णय लिया है। उनका वीजा भी वैसे समाप्त हो रहा है, उन सबको पाकिस्तान लौट जाना चाहिए। इनकी संख्या क्या होगी? करीब संख्या है जो हमारे पास आई है, पर निश्चित रूप में कोई भी पाकिस्तानी जो है वो यात्रा नहीं कर पाएगा। बोल्ड में मैं खुद ही जाकर के भारत की धरती से ही पहाड़ के ऊपर मैंने कैसे 1 किलोमीटर पैदल जाएंगे, उसके बाद चाइनीज। देहरादून जिला प्रशासन की ओर से दून अस्पताल परिसर में बनी अवैध मजार के ध्वस्तीकरण पर सियासत गरमा गई है। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना का अगर जिक्र कर ले तो उनका कहना है कि बीजेपी जो है धर्म के आधार पर देश को बांटने की कोशिश कर रही है। बीजेपी की विभाजनकारी नीतियों का ही नतीजा है कि सरकार एक के बाद एक मजार के खिलाफ ये कार्रवाई कर रही है। वहीं बीजेपी विधायक खजान दास ने कांग्रेस के इन आरोपों का खंडन किया है। खजान दास का कहना है कि जांच में सही साक्ष्य प्रस्तुत न करने पर जिला प्रशासन ने ये कार्रवाई की है। काफी लंबे समय से दून हॉस्पिटल के पास में बनी थी और वहां पर आने जाने के लिए बहुत परेशानियां होती थी और अब दून हॉस्पिटल
मेडिकल कॉलेज हो गया है, इसलिए वहां पर बहुत भीड़ भाड़ हो जाती है और इसलिए वो अवैध रूप में थी और उसके कोई कागज पत्र कोई कहीं पे नहीं मिले। इसलिए हमारे प्रशासन ने और हमारी सरकार ने उसको तुड़वाया है। जहां पर भी कहीं पर अतिक्रमण है, और चाहे मजार हो, चाहे मंदिर हो, चाहे जिन्होंने अतिक्रमण कर रखा है, वो लैंड वहां से मुक्त होगी। और इस प्रकार का अभियान माननीय धामी जी ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने चला रखा है और इसमें कोई भी इसको राजनीतिकरण नहीं। देखिए, दून अस्पताल में जो मजार सरकार ने, प्रशासन ने गिराई है, उस पर कांग्रेस का केवल इतना कहना है कि अगर कोई अवैध है तो उसको आप गिराइए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आपका एजेंडा केवल मदरसों पर कार्रवाई करना, मजारों को गिराना, यही आपका काम रह गया है। केंद्र की सरकार का भी और राज्य की सरकार का, उनको किसी न किसी बहाने समाज में नफरत फैलानी है, विभाजन करना है, हिंदू और मुसलमान करना है, पाकिस्तान और हिंदुस्तान करना है। इसके अलावा इनके पास कोई काम नहीं है। अब मजार गिराइए, अगर वो मजार अवैध थी तो इसका जवाब उत्तराखंड का वक्फ बोर्ड देगा। उत्तराखंड का वक्फ बोर्ड उसका संचालन कर रहा था, उसमें मुतवल्ली और तमाम इंतजामिया जो है, तमाम उसका मैनेजमेंट, वो उत्तराखंड वक्फ बोर्ड उसको चलाता था सालों से। जब से उत्तराखंड बना है, उससे पहले उत्तर प्रदेश का जो वक्फ बोर्ड था उसका संचालन करता था। उस पर अगर कोई कार्रवाई करी है, वो वैध था अवैध था, इसका जवाब उत्तराखंड का वक्फ बोर्ड दे सकता है। और बड़ी खबर को रुख कर लेते हैं मौसम विभाग का पूर्वानुमान, जहां मैदानी जिलों में चलेगी झोंकेदार हवाएं। जी हां, आपको बता दें कि अप्रैल माह के अंत में मौसम बदलेगा। बीते रविवार शाम के समय धूल भरी तेज हवाएं भी चली और ऐसे में जिलों के कुछ हिस्सों में हुई है बूंदाबांदी। तो ये बड़ी खबर और बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां जिले के कुछ हिस्सों में बूंदाबांदी हुई है। बीते रविवार शाम के समय धूल भरी तेज हवाएं चलेगी और ऐसे में अप्रैल माह के अंत में मौसम भी बदलने के अनुमान लगाए जा रहे हैं। केदारनाथ में देखिए ऑफलाइन तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और इस बीच में आपको बताते चले कि लगातार मैदानी झोंकेदार हवाएं चलेगी। अप्रैल माह के अंत में मौसम बदलेगा और बीते रविवार शाम के समय धूल भरी तेज हवाएं भी चल सकती हैं। जिले के कुछ हिस्सों में बूंदाबांदी हुई है और इस बीच देहरादून मौसम विभाग का ये पूर्वानुमान हम आपको बता रहे हैं, जहां पर मैदानी जिलों में झोंकेदार हवाएं चलेंगी। अप्रैल माह के अंत में मौसम बदलेगा, क्योंकि देखिए अब कल अप्रैल माह का समाप्त होने वाला है और ऐसे में इसके लिए पहले से ही मौसम विभाग अलर्ट जारी कर रहा है, जहां पर पूर्वानुमान लगाया गया है। मौसम विभाग की तरफ से मैदानी जिलों में झोंकेदार हवाएं चलने के अनुमान लगाए गए हैं। अप्रैल माह के अंत में मौसम बदल सकता है। तो लगातार देखिए भीषण गर्मी पड़ रही है और ऐसे में अब ये अनुमान लगाया जा रहा है कि अप्रैल माह खत्म होते ही मौसम बदलेगा। ये पूर्वानुमान मौसम विभाग की तरफ से लगाया गया है, जहां पर बता दें कि मैदानी जिलों में झोंकेदार हवाएं चलेंगी। अप्रैल माह के अंत में मौसम बदलेगा। उत्तराखंड चारधाम यात्रा की तैयारी अपने अंतिम पायदान पर है और ऐसे में सरकार से लेकर संगठन यात्रा तैयारी को लेकर अपनी जो तैयारियां वो पूरी कर रही हैं और ऐसे में आपको बताते चले कि सहभागिता निभा रहे हैं। और वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने जानकारी देते हुए बताया है कि तैयारी को लेकर सरकार पूरी तरह से आश्वस्त है। संबंधित विभागों की विभागीय अधिकारियों की जिम्मेदारियां तय की गई हैं और ये मुख्यमंत्री लगातार तैयारियों का जायजा ले रहे हैं और जरूरी दिशा निर्देश जारी कर रहे हैं। कपाट खुलने के अवसर पर मुख्यमंत्री सहित तमाम मंत्री चारों धामों में मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 2 मई को कपाट खुलने के अवसर पर केदारनाथ धाम में मौजूद रहेंगे, जबकि अन्य विभागीय मंत्री भी धामों में उपस्थित रहेंगे। पूरी तैयारी मुख्यमंत्री जी ने लगातार इसकी समीक्षा कर रहे हैं। यात्रा से जुड़े हुए सब अधिकारियों को काम सौंप दिया गया है और हर क्षेत्र में, हर डिस्ट्रिक्ट में जो यात्रा क्षेत्र की जरूरत है वहां पर मुख्यमंत्री का जाना हो चुका है और 2 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी कपाट खोलने की तिथि में प्रमुख स्थानों पर रहेंगे। चारों धाम के कपाट में सरकार के मंत्रीगणों का रहना होगा और हम पूरे भारत की जनता को विश्वास दिलाते हैं कि उत्तराखंड की जो 4 धाम यात्रा है, तो यहाँ की आर्थिक का स्रोत है, वो यात्रा बहुत प्रभावी रूप से और निर्विरोध संपन्न होगी और उत्तराखंड अब जहां धार्मिक यात्रा का केंद्र बनेगा। कश्मीर की घटना के बाद मैं कह सकता हूं कि पूरे विश्व का जो ग्रीष्मकालीन पर्यटक है वो उत्तराखंड पर आएगा।
और इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है देहरादून से, जहां मौसमी एलर्जी के बढ़ रहे मामले, आंखों तक पहुंच रही है गले की एलर्जी। और ऐसे में आपको बताते चले कि दून अस्पताल के ओपीडी में बढ़ रहे मरीज, लगातार मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, तो वहीं मौसमी एलर्जी से लोगों के लिए मुसीबतें खड़ी होती हुई नजर आ रही है। हर रोज 400 से ज्यादा मरीज पहुंच रहे हैं हॉस्पिटल में। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, जहां मौसमी एलर्जी के लगातार मामले बढ़ रहे हैं, आंखों तक गले की एलर्जी पहुंच रही है। और ऐसे में दून अस्पताल की ओपीडी में लगातार मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। मौसम एलर्जी के लोगों की मुसीबतें लगातार बढ़ रही है। हर रोज 400 से अधिक मरीज हॉस्पिटल में आ रहे हैं। और सोशल मीडिया पर ऑफिशियल पेज के मामले में कांग्रेस बीजेपी से 1 लाख से अधिक सब्सक्राइबर और लाइक के साथ फिलहाल आगे चल रही है। आपको बता दें, कांग्रेस के सोशल मीडिया प्रदेश अध्यक्ष विकास नेगी ने बताया है कि बीजेपी जहां सोशल मीडिया पर लाखों रुपए खर्च करके अपनी ब्रांडिंग करती है, वहीं कांग्रेस सीमित संसाधनों में बीजेपी आगे है। उन्होंने सोशल मीडिया साइट फेसबुक पेज का उदाहरण देते हुए बताया कि बीजेपी के लिए 20 से अधिक उनके फॉलोअर्स हैं। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी सरकार की तमाम नाकामियों को गिनाया और कहा कि आने वाले समय में प्रदेश में कांग्रेस मजबूती से अपनी सरकार बनाएगी और बीजेपी से लोगों का मोह भंग होते जा रहा है। निश्चित रूप से जो हमारा कांग्रेस का सोशल मीडिया है, आईटी जो डिपार्टमेंट है, उसके अंदर जो कि हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं, और मैं कहूंगा सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म आज की डेट में अगर जनता के बीच में है वो सोशल मीडिया का फेसबुक है। उसमें हम भाजपा से तकरीबन 1 लाख के मतलब 1 लाख से ऊपर हमने भाजपा को फेसबुक में ऑफिशियल पेजेस में पीछे छोड़ा है, जो हमारे लिए कांग्रेस के लिए गर्व की बात है कि कहीं ना कहीं जहां पर भाजपा आईटी सेल द्वारा अपने लोगों को पेड रखकर और आईटी सेल में लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर अपना काम किया जा रहा है, वहीं पर हम एक कम संसाधनों में, बहुत लिमिटेड संसाधनों में, और जो जनता के बीच की बात है, जनता के मुद्दों की बात है, उनको दिखाने का काम कर रहे हैं। अब जो हमारा उत्तराखंड कांग्रेस का ऑफिशियल पेज है इंडियन नेशनल, उत्तराखंड के देवभूमि पर 30 अप्रैल को चारधाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है, तो वही चारधाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों की सुरक्षा को लेकर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस धामी सरकार पर सवाल खड़े कर रही है। वह इस बात का जवाब देते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ प्रदेश संगठन उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि कोई आपदा आने पर यात्रियों का सेफ एग्जिट होना भी जरूरी है, क्योंकि पहलगाम के हादसा के बाद से कश्मीर जिस तरह से खतरे में है, उसे खतरे को देखते हुए हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में पर्यटकों की बड़ी संख्या में आना सुनिश्चित होगा। देखिए, लोड बेयरिंग कैपेसिटी होती है किसी भी शहर की, किसी भी सड़क की, किसी भी यात्रा रूट की, किसी भी डेस्टिनेशन की, और भार वहन क्षमता से अधिक अगर वहां लोग आते हैं तो कई तरह के खतरे, उनकी बोर्डिंग लॉजिंग का तो होता ही है, उनका नित्य जो कर्म करते हैं, शौच आदि करते हैं, वो तो परेशानियां होती ही है, खाने भोजन की परेशानियां होती ही हैं, लेकिन अगर कोई अचानक प्राकृतिक आपदा आ जाए तो उनका सेफ एग्जिट कैसे हो, ये भी जिम्मेदारी प्रबंधन की होती है, और डिजास्टर मैनेजमेंट इसी को कहते हैं। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तानी हिंदुओं का चारधाम यात्रा में आने का रास्ता बंद कर दिया गया है। चारधाम यात्रा का जिक्र कर ले तो देखिए, इसके लिए पाकिस्तान में 77 लोगों ने पंजीकरण कराया है। इसको लेकर प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष ने कहा है कि चारधाम यात्रा में विश्व भर से श्रद्धालु पहुंचते हैं। उन्होंने कहा है कि मौजूदा हालात में जिस तरह से केंद्र सरकार ने पाकिस्तानी श्रद्धालुओं पर प्रतिबंध लगाया है, हम सरकार से मांग करते हैं कि चारधाम यात्रा पर आने वाले किसी भी यात्रियों को न रोका जाए। चारधाम जो उत्तराखंड का है वो पूरा भारत का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का जो सनातनी है उसकी श्रद्धा और विश्वास का केंद्र है। पूरे देश और दुनिया से सनातन धर्म को मानने वाले लोग चारधाम उत्तराखंड की यात्रा में आते हैं। अब उस उत्तराखंड में जो चारधाम की यात्रा में आने वाले लोग इस बार हैं, उसमें देश के लोग भी हैं, विदेशी लोग भी हैं। विदेशी लोगों को जो औपचारिकताएं करनी पड़ती हैं रजिस्ट्रेशन की, वो रजिस्ट्रेशन की औपचारिकताएं वो करते हैं। लेकिन जैसा कि सरकार का ऐलान है, इस समय जो हालात देश में है, पहलगाम की घटना के बाद जिस प्रकार से सरकार ने घोषणा करी है, पाकिस्तान के नागरिकों को भारत छोड़ने का अल्टीमेटम दिया है, तो उसमें जो पाकिस्तान से आने वाले जो तीर्थयात्री हैं हिंदू,
उनके बारे में सरकार को निर्णय करना है। उत्तराखंड कांग्रेस के उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा है कि कश्मीरी आतंकी हमले के बाद देश भर में कश्मीरियों के साथ दुर्व्यवहार हो रहे हैं और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग के साथ हर एक कश्मीरी भारतीय है। इसी के साथ साथ जो है आपको बताते चले कि जितना अधिकार किसी उत्तराखंड, केरल या फिर पश्चिम बंगाल के नागरिकों का है उतना ही कश्मीरियों का भी है और कहा कि यह राज्य, केंद्र और सरकारों की जिम्मेदारी है कि देश में अलग अलग कोनों में रह रहे कश्मीरियों के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव न हो। कांग्रेस का साफ स्टैंड है, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, एक एक कश्मीरी भारतीय है। जितना अधिकार उत्तराखंड के, जितना अधिकार तमिलनाडु के, जितना अधिकार हिमाचल प्रदेश के, जितना अधिकार पश्चिम बंगाल के किसी नागरिक का है, उतना ही अधिकार कश्मीर के रहने वाले व्यक्ति का भी है। किसी प्रकार से कोई डिस्क्रिमिनेशन, किसी प्रकार का भेदभाव कश्मीरियों के साथ नहीं होना चाहिए और ये सरकारों की जिम्मेदारी है, राज्य सरकारों की और केंद्र सरकार की। जितने कश्मीरी पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में रह रहे हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, उनके साथ किसी प्रकार का भेदभाव और डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। मोदी जी ने सर्वदलीय बैठक में कहा। खबर जसपुर से है, जहां जसपुर क्षेत्रीय विधायक आदेश सिंह चौहान ने हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी अपने आवासीय परिसर में एक सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसमें उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र के मेधावी स्टूडेंट्स का सम्मानित किया है। प्रोग्राम में दूर दराज से आए क्षेत्र की जनता एवं मेधावी बच्चों के अभिभावक के साथ साथ अन्य विद्यालयों के अध्यापकों की मौजूद रही है और विधायक आदेश सिंह चौहान ने उत्तराखंड बोर्ड की 10वीं एवं 12वीं कक्षा के स्पष्ट टॉप स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को एक बैग और पेन देने के साथ साथ मेडल पहनाकर उनको सम्मानित किया और मिठाई खिलाकर उनसे उज्जवल भविष्य की कामना की है। मेरी विधानसभा क्षेत्र में 22 बच्चे मेरिट में आए उत्तराखंड बोर्ड, तो उन बच्चों को, उन परिजनों को, उन अध्यापकों को, सबको मेरी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं हैं, क्योंकि मेरे क्षेत्र का नाम रोशन हो रहा है और जसपुर का बच्चा हर क्षेत्र में आगे है। आज जिस भी आप ऑफिस में जाएंगे तो मेरे जसपुर का बच्चा जरूर मिलेगा, चाहे वो स्टेनो में हो, चाहे अधिकारी वर्ग में हो, चाहे लिपिक में हो, किसी भी क्षेत्र में चले जाएंगे। और इसीलिए क्योंकि मैं चाहता हूं कि और जो बच्चे हैं वो देखा देख उनका प्रतिभा सम्मान समारोह रखने का उद्देश्य है कि जो हमारे और बच्चे पिछड़ते हैं उनको भी लगे कि हम भी, जब हमारे ये बच्चे 22 आगे आ सकते तो हम क्यों नहीं आ सकते। तो उनमें जागरूकता लाने के लिए और इसलिए ये प्रोग्राम मैं हर वर्ष करता हूँ कि मेरा क्षेत्र और आगे बढ़े। कुछ शिक्षकों को जो हमारे प्रधानाचार्य थे उनको किया है और मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि 2 टीचर हमारे, जिनमें उनकी एक की पोती थी और एक मार साहब हो रहा है, उन्होंने मुझे पढ़ाया था बीएसबी में, तो मुझे भी देख कर खुशी हुई, तो मैंने उनको भी सम्मानित किया। 4 अध्यापक और एक कोचिंग सेंटर चलाते हैं ऋषभ भाई, उनका भी बच्चों में बहुत योगदान है, उनको भी सम्मानित किया। उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो गया है और यूसीसी के इस कानून लिविंग रिलेशनशिप के रजिस्ट्रेशन का प्रावधान किया गया है और ऐसे में राज्य आंदोलनकारी मंच ने लिविंग रिलेशनशिप के लिए विरोध में देहरादून के दीनदयाल पार्क में धरना किया है और इस मौके पर मंच की तरफ से सरकार से मांग की गई है कि उत्तराखंड में लिविंग रिलेशनशिप का प्रावधान यूसीसी से हटाया जाए। और इस अवसर पर राज्य आंदोलनकारी राधा तिवारी ने कहा है कि लिविंग रिलेशनशिप में संस्कृति देवभूमि की नहीं है और सरकार कोई तत्काल इसे वापस लेना चाहिए। हमारा यूसीसी का विरोध नहीं है, एक पॉइंट लिविंग रिलेशन को खत्म करने का विरोध है और स्थायी निवास खत्म करने का, लेकिन आज खासकर लिविंग रिलेशन को खत्म करने का है कि हमें मतलब हमारे मुख्यमंत्री जी से ये उम्मीद नहीं थी, चलो वो केंद्र से होता है, लेकिन उनको अपने राज्य के लिए ये पीड़ा होनी चाहिए थी कि हम यहाँ की संस्कृति पर कुठाराघात क्यों कर रहे हैं। जब लिविंग रिलेशन हो जाएगा तो शादी ब्याह का मतलब तो खत्म हो गया। बाहर वालों के बच्चे जो है हमारे वो लड़कियों से बच्चे होंगे, वो नाना नानी के प्रॉपर्टी के हकदार होंगे। अभी हमारे डायरेक्टर प्रदीप भंडारी जी आंदोलनकारी ने एक बहुत अच्छी मूवी बनाई है इसी लिव इन रिलेशन पे और वो आगे की सच्चाई है।
पहलगाम में हुए नरसंहार को लेकर शंकराचार्य स्वामी अधोक्षानंद देव की तरफ ने सैन्य कार्रवाई को समय की जरूरत बताया है, तो वही पूर्वांचल गोवर्धन मठपुरी पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी अधोक्षानंद देवीतीर्थ महाराज हरिद्वार के चित्रकूट आश्रम पहुंचे थे। इस अवसर पर उन्होंने गोवर्धन मठपुरी पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी अधोक्षानंद देवकीनंद महाराज के पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि वे घटना की कड़े शब्दों में निंदा करते भगवान नरसंहार में मारे गए आत्माओं अपने चरणों में स्थान दे और घायलों को जल्द से जल्द स्वस्थ करें। उन्होंने कहा कि हमारे पड़ोसी देश ने कश्मीर का एक बड़ा हिस्सा अनाधिकृत रूप से कब्जा कर रखा है, जहां से वह आतंक की फैक्ट्री चलाता है। अब समय आ गया है कि भारत की कड़े कदम उठाते हुए पीओके के इस भाग को आजाद करते हुए वापस भारत में विलय करना चाहिए। विगत दिनों पहलगाम में पर्यटकों की नृशंस हत्या की हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। मृतात्माओं को परमात्मा अपने चरणों में बास दे और जो घायल हुए हैं वो शीघ्र स्वस्थ हों, और जिन परिवारों ने अपने परिजनों को खोया है उनको ये कष्ट सहन करने की भगवान शक्ति दे, ऐसी प्रार्थना करता हूं। चार धाम यात्रा शुरू होने वाली है। इसको लेकर यूपीसीएल ने 24 घंटे बिजली सप्लाई के लिए अतिरिक्त इंतजाम किए हैं, जहां एक और बद्रीनाथ और केदारनाथ के लिए डबल फीडर सप्लाई सिस्टम तैयार किया गया है, तो वहीं दूसरी ओर केदारनाथ के लिए जो है एक तीसरा फीडर भी तैयार किया गया है। बता दें कि निदेशक परिचालन यूपीसीएल मदन राम आर्य ने बताया है कि कठिन भौगोलिक क्षेत्र में 24 घंटे बिजली सप्लाई करवाना बड़ी बात है। उन्होंने कहा है कि यूपीसीएल के कर्मचारी मुश्किल पार कर दक्षता से अपना कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि चार धाम यात्रा में 24 घंटे के लिए बिजली सप्लाई सिस्टम तैयार कर लिया गया है। और आर्य ने बताया है कि फिलहाल केदारनाथ में 2 की बजाय 3 फीडर लगाए गए हैं। अगर 2 में से कुछ दिक्कत आती है तो अतिरिक्त फीडर से सप्लाई की जाएगी। अपने सम्मानित उपभोक्ताओं को अवगत कराना चाहता हूं कि अभी जितने भी 4 धाम हैं हमारे उत्तराखंड में, चारों धामों की विद्युत व्यवस्था के लिए हमारा पूरा इंतजाम है, पुख्ता इंतजाम हमने कर लिए। मैं एक एक करके आपको बताना चाह रहा हूं। सबसे पहले मैं केदारनाथ लेता हूं। केदारनाथ में हमने विद्युत सप्लाई के लिए 3 फीडर का इंतजाम कर रखा है। अभी 3 अल्टरनेट फीडर है हमारे पास, एक मेन फीडर है तो उसके साथ अल्टरनेट व्यवस्था। अगर किसी फीडर में कोई दिक्कत आती है तो दूसरा फीडर चलेगा, दोनों में भी खराब होती है हम तीसरा फीडर चलाएंगे। पूरा पुख्ता इंतजाम कर रखा है। केदारनाथ में हम आज भी हमारी सप्लाई है वहां पर, और बरसात के दिनों में भी और आपके बर्फबारी के दिनों में भी हमने वहां बिजली पूरी आपूर्ति करी, मैक्सिमम आपूर्ति रही हमारे केदारनाथ धाम में और बद्रीनाथ धाम में। बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में हम लोगों ने हमारा 3 का बिजली घर नया बन रहा है, क्योंकि उसमें समय ज्यादा लगेगा, लेकिन वहां की परमानेंट व्यवस्था हो जाएगी विद्युत की 24 घंटे बिजली देने के लिए। वहां पर हमारा वो कार्य चल रहा है, निश्चित रूप से 1-2 साल में वो कार्य पूर्ण हो जाएगा। और जहां तक हम बद्रीनाथ का सवाल है, बद्रीनाथ में भी हमने जमीन ले ली है बिजली घर बनाने के लिए। हम भी वहां 33 बाई LNKV का सब स्टेशन बनाने जा रहे हैं। पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद पूरे देश में आतंकवादियों के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। मंगलौर में भी हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान की शव यात्रा निकालते हुए पाकिस्तान का पुतला फूंका और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं का कहना है कि पहलगाम में हिंदुओं का बर्बरतापूर्ण हत्या किए जाने को लेकर देश का हिंदू समाज पूर्ण रूप से आक्रोशित है। जो घटना घटित हुई है पुलवामा में, इससे पूरा भारत बहुत ही हृदय विदारक घटना के साथ बहुत दुखी है और इसका आक्रोश पूरे भारत में है। और नगर पंचायत मंगलौर में आज जो यह घटना हुई है, इससे सभी बहुत ज्यादा दुखी हैं। और नगर पंचायत जो मंगलौर है, यहाँ का हिंदू और मुसलमान जो है
वो आतंकवाद के लिए, उसको आतंकवाद को मिटाने के लिए सब एक साथ एकत्रित हुए हैं और इसका आक्रोश करते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।